नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लासेस 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSI न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लछीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में एक जंगली सुअर ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। इस हमले जहां एक लोग की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति को मामूली चोट आने से उसे प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस और वन विभाग की टीम जंगली सुअर को रेस्क्यू करने में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ था। जानकारी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे जंगली सुअर ने करीब 6 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में बंगाली राम उम्र 58 वर्ष की मौत हो गई। सुअर द्वारा उसके गले में काट लिया गया था, जिससे काफी खून बहने से उसकी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चंद्रबली राम, श्यामदेव को प्राइवेट व रामकीरत और सुभाष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामूली रूप से घायल गुलशन को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जंगली सुअर की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम जंगली सुअर का रेस्क्यू करने में जुट गई है। जल्द ही उसका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मौके पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सुनते हैं SP सिटी ने क्या जानकारी दी। ग्राम बस्ती थाना जहानागंज में एक जंगली सुअर ने आदमियों पर हमला किया, जिसमें बंगाली राम, जिनकी उम्र 58 साल थी, इनको गिरा के इनके गर्दन पर काट लिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा चंद्रबली, रामकीरत, त्रिलोकी व सुभाष, ये 4 लोग सुअर के हमले में घायल हुए हैं। फॉरेस्ट की टीम मौके पर सुअर पकड़ने के लिए जा चुकी है व पुलिस मौके पर तैनात है। 23 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले आजमगढ़ साहित्य महोत्सव 2024 का शुक्रवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना द्वारा संयुक्त रूप से हरिऔध कला केंद्र में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री भवानंद महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कला केंद्र का नाम आजमगढ़ के प्रसिद्ध मनीषी के नाम पर रखा गया है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त भी है कि पहला साहित्यिक महोत्सव एक ऐसे प्रांगण में हो जो आजमगढ़ की साहित्यिक विरासत को स्पष्ट करता हो। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि नई पीढ़ी, बच्चे, विद्यार्थी यहाँ जो परिचर्चाएं होंगी उनमें श्रोता के रूप में भी और उनका भी सीधे तौर पर योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि शासन की भावनाओं को जोड़ते हुए जिला प्रशासन का यह प्रयास था कि जो सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत है उसको एक बार पुनः बाहर निकाला जाए और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है उनको इसके साथ जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों को इस लिटरेरी फेस्टिवल के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। कई पीढ़ियां यहाँ पर एक साथ है और यह एक सबसे सुखद बात है कि हमारे बुजुर्ग जो इस परंपरा को नई पीढ़ी के हाथों में सौंपेंगे और उनके मार्गदर्शन में आने वाली पीढ़ी साहित्य व संस्कृति को एक नए आयाम देंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकालयों का कैसे उन्नयन करें और इस डिजिटल युग में साहित्य का क्या स्थान होगा, कैसे हम अपनी पुरानी कृतियों को डिजिटाइज करके उन्हें संरक्षित करेंगे, हमारे सामने क्या चुनौतियां होंगी, आज के डिजिटल क्रांति के समय में हमें क्या अवसर मिलेगा, यह चर्चा के विषय रहेंगे।
इसी के साथ ही साहित्य के पुरोधा जिनका आजमगढ़ के साथ जुड़ाव है, जो इस मिट्टी से निकले हैं और जिन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उनका समसामयिक युग में अभी भी क्या योगदान है, उनकी कृतियों का आज के समय में क्या महत्व है, इस पर चर्चाएं होंगी। उन्होंने कहा कि यही उम्मीद है कि जनपद वासियों के लिए हिंदी, संस्कृत व उर्दू साहित्य से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह 3 दिन बहुत ही लाभकारी होंगे। इसके बाद हम लोगों को आपका फीडबैक चाहिए होगा कि इसको हम कैसे और सुधारें। इसका अगला संस्करण आगामी वर्षा में आएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि यह हमारे कैलेंडर का एक फिक्स इवेंट हो, जिससे हर साल इसको हम कराएं, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए और सुना जाए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद के प्रमुख साहित्यकारों, कवियों, लेखकों में डॉक्टर राजाराम सिंह, डॉक्टर कन्हैया सिंह, मुदकर अस्थाना, स्वर्गीय इंजीनियर रामनयन शर्मा, डॉक्टर द्विज राम यादव, डॉक्टर प्रवेश सिंह, डॉक्टर ईश्वरचंद त्रिपाठी, प्रोफेसर गीता सिंह, प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय, जन्मेजय पाठक, डॉक्टर शशिभूषण प्रशांत, हरिहर पाठक, डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद दुबे, प्रोफेसर मदन मोहन पांडे, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर आशा सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैकश आजमी, डॉक्टर विनम्र सिंह, विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव एवं स्वर्गीय पारसनाथ गोवर्धन, स्वर्गीय राम प्रकाश शुक्ल निर्मोही के परिजन को अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग एस रावत सहित संबंधित अधिकारीगण एवं विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं एवं अध्यापकगण उपस्थित रहे। शासन का भी और शासन के भावनाओं से अपने आप को जोड़ते हुए हम लोगों का कि हमारी जो सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत है उसको एक बार पुनः बाहर निकाला जाए और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है उनको इसके साथ जोड़ा जाए। तो अभी जो बताया गया कि एक स्कूल और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हम लोगों ने इस लिटरेरी फेस्टिवल के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। कई पीढ़ियां एक साथ यहाँ पर हैं और ये एक सबसे सुखद बात है। ये जो पुरोधा आजमगढ़ से जिनका जुड़ाव है, जो इस मिट्टी से निकले हैं और हिंदी साहित्य पर अपनी अमिट छाप जिन्होंने छोड़ी है, उनका समसामयिक युग में क्या अभी भी योगदान है, उनकी कृतियों का आज के समय में क्या महत्व है, इस पर चर्चाएं होंगी। व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा तो ये थी, यद्यपि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ और इसलिए भी शायद कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ दे पाता, किंतु जब आप शासकीय सेवा में हो तो व्यक्तिगत इच्छाएं बहुत महत्व नहीं रखती हैं। प्रयास करूंगा कि जितना भी समय आपके साथ आपके सानिध्य में रह पाऊं उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनपद वासियों के लिए हिंदी, संस्कृत, उर्दू साहित्य से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आने वाले 3 दिन बहुत लाभकारी होंगे। और इसके बाद हम लोगों
को एक आपका फीडबैक चाहिए होगा कि हम कैसे और इसको सुधार करेंगे जब इसका अगला संस्करण आगामी वर्षों में आएगा, क्योंकि ये तो आज एक आरंभ है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि ये हमारे कैलेंडर का एक फिक्स्ड इवेंट हो, हर साल हम इसको कराएं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर भी देखा जाए और सुना जाए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव में कुत्ता टहलाने को लेकर हुई मारपीट व घर में घुसकर तोड़-फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 4 नामजद व 20 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश कर रही। 5 दिन पूर्व दोनों पक्ष में विवाद हुआ था। सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी अनिल यादव ने बताया कि 18 फरवरी को उसके पड़ोस में रहने वाले उदय यादव से कुत्ता टहलाने को लेकर निखिल यादव निवासी जाफरपुर व ईशांत लाला निवासी परानापुर से विवाद हो गया। उदय यादव पूर्व में अनिल का किराएदार था, अब वह दूसरे के मकान में रहता है। हमलावरों ने अनिल यादव के मकान पर हमला कर दिए, घर में घुसकर जमकर मारपीट किए व 4 गाड़ियों को लाठी डंडा से प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और हम थोड़ी दूर पे, इस मकान से थोड़ी दूर पे मेरा मकान जो है कि बना हुआ है, वहाँ पे हम रहते थे। पहले हम यहाँ पे किराए पे रहते थे और हमारे बच्चे जो है वो सेंट्रल इसमें पढ़ते हैं, ये सर्वोदय पब्लिक स्कूल है, इसी में पढ़ते हैं। और बच्चे हमारे कुत्ता टहलाने लेके गए थे, तो ये 2 लड़के थे, एक निखिल था और एक जो है कि ईशान लाला। इसने जो है कि बच्चे से हमारे कुछ बातें कही की और बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। बच्चा हमारा घर आया, हमने उसके बाबत जो है तहरीर जो है थाने में ले जाके दी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, सिधारी थाने ने। और फिर दूसरे दिन फिर बच्चा हमारा, तीसरे दिन फिर बच्चा हमारा बाहर निकला, तो फिर उन दोनों ने हमला किया हमारे बच्चे के ऊपर। और बच्चे ने किसी तरह से जो है कि वहाँ से अपना भाग के अपने घर आया और बताया। फिर 2 दिन उसी दिन शाम को 8 बजे ये सब पूरे गिरोह के साथ करीब 20-25 बच्चों के साथ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग पहले किराए पे रहते थे, उस मकान पे आकर के जो हमारे मकान मालिक पुराने वाले थे, मकान मालिक के और उनके किराएदारों को मारा पीटा और उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी, पूरा नुकसान कर दिया और धमकी देने लगे किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने तहरीर दी, तो मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस तब अब जाके हरकत में आई। अगर ये पुलिस पहले ही हरकत में आई होती तो ये घटना फिर पुनरावृत्ति नहीं हुई थी, ये घटना हुई ही न होती। पुलिस पहले हरकत में नहीं आई। अगर ये जब हम पहली तहरीर दिए थे, जब हमारे बच्चे से मारपीट किया था उन लोगों ने, तो उस समय पुलिस ने कुछ ध्यान नहीं दिया, कोई गया भी नहीं, न तो हमारे घर आया, न कोई हाल चाल पूछा। बच्चे का मेडिकल तक नहीं कराया, जबकि उसके हाथ पे चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर आज ये स्थिति है कि हम सब लोग भय के माहौल में जी रहे हैं, कभी भी वो सब हमला कर सकते हैं। पुलिस की कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। ये जो भी है आपके सामने है। हम न्याय की गुहार कर रहे हैं प्रशासन से कि कृपया हमको हमारी जान माल की सुरक्षा की जाए। ये तो इस घर पे हमला हुआ है, अभी हमारे घर पे वो कह रहे हैं कि हम लोग गलत घर पे हमला कर दिए, अभी हम असली घर पे हमला करेंगे। तो इसके बाबत पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। हम जिन बच्चों ने मारपीट की है उनका क्या कोई आपराधिक इतिहास रहा है, पढ़ने वाले हैं, कैसे वो बच्चे जो है एक तरह से छोटा सा गिरोह उनका बना हुआ है। और वो इधर आप पता करेंगे कि कई अगल बगल कई इलाकों में मारपीट करते हैं, बच्चों को मारते हैं, पैसा छीनते हैं और उनके खिलाफ जो भी तहरीर दी जाती है पुलिस प्रशासन, लोकल पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती। आपके बच्चे से कोई संबंध क्या स्कूल में उनके साथ पढ़ते हैं? कोई संबंध नहीं। सड़क पे चलते हुए वो पैसा मांगने, पैसा छीनने का विवाद है बस, और कोई बात नहीं। पैसा है तो दो, या कुत्ता टहला रहे हो तो हमारे इलाके में कैसे तुम कुत्ता टहला लोगे, बस इस तरह की बात। मन बढ़ाई दबंगई है और पूरी तरह से ऐसे बच्चों के गार्जियंस भी उसका साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटना हो रही है। उस परिवार से, उस पहले झगड़े के बीच में आपने परिवार से कोई बात की? उस परिवार से हमारे बच्चे को जब उसने मारा तो हम जो है कि उस बच्चे के घर पे गए थे, जहाँ पे उनकी माँ ने सीधे कह दिया कि आप अपना नंबर दे के जाइएगा, मैं अपने हस्बैंड से बात कराऊंगी। अब उन्होंने न तो बात करने दिया अपने हस्बैंड से, न तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, बल्कि उसका बच्चा दूसरे दिन फ़ोन पे कहा कि तुम हमारे घर चले गए हो, अब
ठीक नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, हम जरूर चाहते क्या हैं आप? हाँ, अब ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा की जाए, प्रशासन हमारी सुरक्षा करे और ये अब जो इस घटना के दोषी हैं उन अपराधियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि इस मामले में सिधारी थाना की पुलिस ने अनिल यादव की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 58/24 धारा 34, 455, 323, 336, 504, 506 व 427 आईपीसी का मुकदमा निखिल यादव, पीयूष यादव निवासी जाफरपुर, ईशांत लाला निवासी परानापुर, हर्ष यादव निवासी सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी व 20 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। सिधारी में दो पक्षों के बीच में कुत्ता टहलाने को लेकर विवाद हुआ। इसके उपरांत एक पक्ष ने मोटरसाइकिलों पर आकर रात में दूसरे पक्ष पर हमला किया व मारपीट करी। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 58/24 धारा 34, 455, 323, 336, 504, 506 व 427 आईपीसी का कायम किया गया है। 4 लोग इसमें नामजद हैं व 15-20 आदमी इसमें अज्ञात हैं। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल लगातार 23वें दिन शुक्रवार को भी जारी रही। नाराज अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे लगाते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में जुलूस भी निकाला। बताते चले कि ग्रामीण न्यायालय के गठन विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता 1 फरवरी से लगातार हड़ताल पर हैं। दोपहर बाद संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 27 फरवरी को दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की महापंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में प्रदेश के सभी जनपदों के अध्यक्ष, मंत्री व अधिवक्ताओं को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष समेत सभी सदस्य भी महापंचायत में भाग लेंगे। उधर विगत 3 दिनों से सभी न्यायिक अधिकारी अपनी अदालतों में बैठ रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार की वजह से न्यायिक कार्य अभी भी बाधित है। संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे ने संघ के सदस्यों से अपील की है कि कोई भी सदस्य अधिवक्ता किसी भी अदालत में काम के लिए न जाए। न्यायालय जो गांव में गई है उसके विरोध में, उस कानून के विरोध में भी यह जो है आज प्रेस वार्ता है। इसके लिए हम लोग 1 फरवरी से कार्य से विरत हैं और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप अभी अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम हमारा यह है कि 27 तारीख को प्रदेश के सारे अधिवक्ता को बुलाया गया है, अध्यक्ष मंत्री को। उन लोगों की राय लेने के बाद फिर अगली रणनीति हम बनाएंगे। तब तक के लिए हम लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। हमारी दूसरी मांग यह भी है कि सरकार जो है, विधायिका और कार्यपालिका, यह न्यायालय को कमजोर करने के चक्कर में और अधिवक्ताओं के बांटने के लिए सारा कुचक्र रचा जा रहा है। ग्राम न्यायालय जहां भेजी जा रही है, कोई बिल्डिंग तक नहीं बनी है, रहने कोई जगह नहीं है। गांव का आदमी आजमगढ़ अगर आता है तो 20 रुपया में आएगा, ग्रामीण न्यायालय में जाने के लिए 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा किराया। कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम लोगों की यह मांग है कि यहाँ जितनी अदालतें हैं उसको आप भर लें, तो इसके अलावा गांव भेजें या जहाँ भेजें। यहाँ पर आजमगढ़ में 67 कोर्ट सृजित हैं। 67 कोर्ट में 28 कोर्ट अभी खाली है। 4 लोग नए आए तो उनको ग्रामीण न्यायालय में भेज दिया गया और वहाँ कोई जा नहीं रहा है। ग्रामीण न्यायालय का विरोध तहसील के वकील भी लिखित किए हैं, बुढ़नपुर ने भी किया है, निजामबाद ने किया है, मेहनगर ने किया है, सगड़ी ने किया। सब लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि तहसीलों से 10-12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायतों में खोला गया है। तो हम जो 27 तारीख को रणनीति बनाएंगे, यह प्रदेश व्यापी रणनीति हमारी होगी। कहाँ होगी सर बैठक? यह सिविल कोर्ट बार स्टेशन के इस प्रांगण में होगी। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का जो अध्यक्ष मंत्री हैं उनको बुलाया गया, सारे अध्यक्ष मंत्री आएंगे। हाँ, बता रहा हूँ, बार काउंसिल के 25 मेंबर हैं, वो अभी आने वाले हैं।
और बार काउंसिल से भी कहा जाएगा इस लड़ाई को आप प्रदेश स्तर पर लड़ें। और अदालतों में, हाई कोर्ट में भी रोज जगह खाली है, पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी जज नहीं भरे जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन अदालतों में जगहें खाली हैं, न्यायिक अधिकारी भरे नहीं जा रहे हैं और ग्राम न्यायालय बनाई जा रही है। सरकार के कानों पर इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा, उसकी तो जूं रेंग ही नहीं रही है। हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई ध्यान देने की तैयारी उनकी नहीं है। लेकिन एक दिन ध्यान देना ही होगा। 27 तारीख को पूरा प्रदेश बंद रहेगा, वहाँ के अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे। 27 तारीख को सारे अध्यक्ष और मंत्री आकर के आजमगढ़ में, यह ऐतिहासिक होगा कि आजमगढ़ में उनका सम्मेलन होगा और वह एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ लिया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वह जो लोग भी आएंगे उनके विचारों को सुन करके, उनसे राय लेकर के, हमारे बार काउंसिल के लोग आएंगे, उनसे राय लेकर के हम अपनी आगामी रणनीति तय करेंगे। सभी 75 जिले के अधिवक्ता आएंगे। सभी 75 जिले के अधिवक्ता आएंगे। 25 के 25 बार काउंसिल के सदस्य भी आएंगे, बार काउंसिल के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उनसे बात हो गई है, वह सभी लोग आ रहे हैं। और इसी बीच में हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करके उनके सामने भी अपनी समस्या रखेंगे और कोशिश यह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी हमारी जो जेन्युइन मांग है उसको मान ले। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना बरधा का वार्षिक निरीक्षण किया गया तथा संभ्रांत व्यक्तियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जनसंवाद में महिला संबंधित समस्याओं, चुनाव की संवेदनशीलता, एक्सीडेंट रोकने के संबंध में लोगों द्वारा सुझाव दिया गया, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जनसंवाद में उपस्थित लोगों को संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। आवश्यकतानुसार महिला बूथ बनाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा कई निर्देश दिए गए। सलामी हेतु लगाए गए गार्ड में कमांडर द्वारा कमांड ठीक से नहीं की गई, जिसमें कमांडर को प्रारंभिक जांच एवं गार्ड में नियुक्त आरक्षी का टर्न आउट अच्छा न होने पर OR किया गया। जनसुनवाई रजिस्टर में फीडबैक प्राप्त न करने तथा निरोधात्मक कार्यवाहियों के अभिलेखीकरण में कमी परिलक्षित होने पर थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण। भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या, बलवा तथा महिला संबंधी रजिस्टरों को अपडेट किए जाने का निर्देश। थाना परिसर में माल मुकदमाती को नियमानुसार निस्तारण करने हेतु निर्देश। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। दंगा नियंत्रण उपकरणों को धारण किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। शस्त्र चालन व खोलने जोड़ने के संबंध उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों से जानकारी ली तथा उसके संबंध में प्रशिक्षित कर उनको बार बार अभ्यास किए जाने का निर्देश। थाना परिसर से बनी जल निकास नालियों व चेंबर की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। थाना कार्यालय में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई तथा थाना कार्यालय में रखी अलमारी से अभिलेखों का अवलोकन किया गया। रजिस्टरों के अभिलेखीकरण हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर में अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाए तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मेस व बैरकों का निरीक्षण किया गया। कुर्की से संबंधित माल अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरांत भी उसके माल लंबित है। निर्देशित किया गया कि अविलंब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाए। पैदल गश्त नियमित रूप से किए जाने एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश। का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में निरीक्षण चल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं और उनके साथ मीडिया बंधु हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की गई। उनसे थाने के बारे में फीडबैक लिया गया। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। नंबर 1 एक्सीडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हाईवे है तो एक्सीडेंट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले 1.5 महीने से एक्सीडेंट्स में कमी आई है, क्योंकि कुछ डिवाइडर्स और कट्स उनके बंद कराए गए हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे और कट बंद कराने की आवश्यकता है या कुछ ऐसी रोड से संबंधित चीज़ कराने की आवश्यकता है, साइनेज लगवाने की आवश्यकता है जिससे एक्सीडेंट कम हो सके।
तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 31 मार्च तक इसमें और सुधार किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आ सके। उसके साथ साथ जो शासन की प्राथमिकताओं में से है कि महिलाएं, बच्चियां, उनकी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो टाइम और समय बदल के और जगह बदल के कार्रवाई करे। साथ साथ में एक ये भी निर्देश दिया गया है कि 1-2 पॉइंट ऐसे चिन्हित करके जहां बच्चियों का आवागमन होता है कॉलेज, स्कूलों में, वहाँ पे हम लोग नारी शक्ति की मिशन के अंतर्गत बूथ्स बनाएंगे जहाँ महिला कांस्टेबल्स बैठेंगी ताकि जो बच्चियाँ वहाँ से आती जाती हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें और कोई दिक्कत होती है तो महिला कांस्टेबल्स को बता सकें। क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थाना बरदा अंतर्गत जो अपराध की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार पहले से हुआ है। स्पेशली जो पहले लूट की घटनाएँ हुई थी उस पर काफ़ी अंकुश लगा है। गैंगस्टर एक्ट में अंतर्गत काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और एक यहाँ पे वॉच टावर भी स्थापित किया गया। एक नया प्रयोग था जनपद में वॉच टावर स्थापित करने का, तो आम जनता का फीडबैक ये है कि उससे काफ़ी सुरक्षित लोग महसूस करते हैं और जो नेगेटिव तत्व हैं वो उससे उसका असर है, तो उनको लगता है कि ये उनके ऊपर वॉच किया जा रहा है और अगर कुछ भी खुराफात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आगामी लोकसभा के मद्देनजर एक क्वेश्चन बनता है सर कि जो निगेटिव एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों की लगातार कहीं न कहीं से राजनीतिक रसूख से भागीदारी रही है सर, और ऐसे में क्या सख्ती से कदम उठाने वाले? हम लोग प्योरली लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम किसी को भी किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। जो भी समाज के ऐसे तत्व हैं जो समाज में शांति फैलाने की कोशिश करते हैं या किसी गरीब आदमी को सताते हैं, अगर उसको किसी प्रकार से परेशान करते हैं, चाहे वो वोट डालने को लेके हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, उनके विरुद्ध पहले से ही उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, लिस्टें बनाई जा रही हैं। उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग इंश्योर करेंगे। रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने लोगों को पाबंद कराया है, बड़ी बड़ी धनराशियों से पाबंद कराया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई बहुत तीव्र गति से चल रही है। पिछले 2 सालों में 2000 से ऊपर लोग गुंडा एक्ट के अंतर्गत पाबंद कराए जा चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग फीडबैक लेंगे कि कोई अगर ऐसी पॉकेट है जहाँ पे लोगों को परेशान किया जा सकता है या कोई ऐसा तत्व है जो परेशान कर सकता है, तो उसको पहले से चिन्हित करते हुए और ये इंश्योर किया जाएगा एकदम निष्पक्ष तरीके से और एकदम बिल्कुल बिना किसी डर के लोग मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनको कोई समस्या किसी प्रकार की ना आए। हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के परिसर में मिलेट्स श्री अन्न रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आजमगढ़ के सहयोग से आयोजित किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसान, आम नागरिक एवं विद्यार्थियों में श्री अन्न के कृषि विकास एवं उसके उपभोग के गुण पर विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई। आयोजन का उद्घाटन जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। उक्त अवसर पर विभिन्न कृषि वैज्ञानिकों ने उपस्थित जन समूह को मिलेट्स के उन्नत प्रजातियों के बुआई एवं उपज को बढ़ाने के विभिन्न तकनीकों के बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक मुलायम यादव ने किसानों से अधिक श्री अन्न का खेती करने का आग्रह किया व बताया कि श्री अन्न के विक्रय का बाजार मूल्य गेहूं से कहीं ज्यादा है तथा इसके विक्रय करने पर व्यापारियों को गेहूं के अपेक्षा 2.5 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। उप निदेशक कृषि मुकेश कुमार ने बताया कि श्री अन्न में ग्लूटेन की मात्रा न के बराबर होती तथा कैंसर प्रतिरोधी गुण पाए जाते हैं, जिससे इसका सेवन करने वाला हमेशा स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। उक्त कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के निर्देशन में श्री अन्न से बने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी एवं विक्रय आजमगढ़ के प्रतिष्ठित मिठाई व रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में सावे की खीर, रागी का डोसा, बाजरे का कटलेट, बाजरे की जलेबी, रागी की इडली, सावा का भात, रागी का उत्पम, कोदो की खीर, बाजरे का लड्डू तथा विभिन्न श्री अन्न के आटे भी प्रदर्शित किए गए थे। श्री अन्न प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा फीता काटकर किया गया तथा उन्होंने लगभग हर स्टॉल का अवलोकन कर कुछ व्यंजनों का स्वाद भी लिया। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने खाद्य व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने प्रतिष्ठान पर नियमित रूप से इन व्यंजनों का विक्रय कर इसको आम जनमानस में प्रचारित करें। इस प्रदर्शनी को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी राहुल विश्वकर्मा,
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने भी अवलोकन किया तथा कुछ चुनिंदा व्यंजनों का भी स्वाद चखा। सभी अधिकारियों ने प्रदर्शित व्यंजनों की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा खाद्य सुरक्षा विभाग को श्री अन्न को आम जनमानस को उपभोग करने हेतु जागरूक करें। इसके पूर्व प्रातः काल कृषि विभाग ने कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों, विद्यार्थियों एवं प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो जिलाधिकारी कार्यालय से प्रारंभ होकर हरिऔध कला केंद्र पर समाप्त हुई। जनपद स्तरीय प्रदर्शन रोड शो मिलेट्स रैली को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कलेक्ट्रेट भवन से हरी झंडी दिखाकर हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ के लिए रवाना किया। रैली के दौरान जन सामान्य से मोटे अनाज श्री अन्न को अपनाने और किसानों से इसकी खेती तथा इनके उपयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। देश मिलेट्स प्रोद्धार योजना अंतर्गत रोड शो और मिलेट्स रेसिपी का कार्यक्रम है, जिसमें जो है ये हमारा रोड शो जिलाधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर छात्राओं और कृषक बंधुओं को रवाना किया गया। ये जनपद के विभिन्न स्थानों से घूमते हुए हरिऔध कला केंद्र तक जाएंगे और ये मिलेट्स को लेके जो है जागरूक करेंगे अन्य लोगों को कि मिलेट्स से क्या क्या फ़ायदे हैं और आने वाले समय में हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। यूपी बोर्ड परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वह एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में है। 22 फरवरी को वादी मुकदमा ईश्वर चंद्र यादव प्रधानाचार्य निवासी ग्राम कुसरना पोस्ट कोइलारी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय शिकायत किया गया कि स्कूल स्वर्गीय जीवबंधन यादव इंटर कॉलेज कुसरना जहानागंज में अभियुक्त दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया अभ्यर्थी एक बाल अपचारी के स्थान पर बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा देते समय पकड़ा गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया पता अज्ञात व बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त छोटक यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी भुजी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे। गुरुवार को उप निरीक्षक मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त दीपक चौरसिया पुत्र मुन्नालाल चौरसिया निवासी भुजी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को स्कूल स्वर्गीय जीवबंधन यादव इंटर कॉलेज कुसरना जहानागंज को समय करीब 3:20 पर हिरासत में लिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं अपने भांजे बाल अपचारी के स्थान पर उसके एडमिट कार्ड व आधार कार्ड पर अपना फोटो लगाकर विद्यालय में हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। उप निरीक्षक मय हमराह द्वारा उसके भांजे बाल अपचारी को ग्राम भुजी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़।
लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहां है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes and many more facility available.